The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो 7 फरवरी 2016 को ओडिशा में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ऐसा नहीं कि चैलेंजेस का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। बस हम जिस दिशा में जाना चाहें तब हमारी प्राथमिकता यह रहे कि आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करके दें, ऐसा विज्ञान, ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों के लिए लाएं जो अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्र को एक बहुत बड़ी विरासत सौंपने का अवसर मिला है। इमारतें तो बहुत बनती हैं, भवन भी बहुत बनते हैं, लेकिन ईंट पत्थर चूने से बने हुए भवन और इमारत तब तक प्रेरणा के केंद्र नहीं बनते जब तक कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों की आत्मा उसके साथ जुड़ती नहीं है। और इसलिए व्यवस्थाओं का तो महत्व होते हुए भी व्यवस्थाओं के भीतर प्राण होने चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर, हमारे स्टूडेंट्स इन दिनों जी जान से जुटे हुए हैं। कुछ न कुछ नया करने का इरादा हर किसी के मन में होता है। हर किसी के नसीब में नोबेल प्राइज नहीं हो सकता है, लेकिन कोई रिसर्च, कोई इनोवेशन किसी गरीब की जिंदगी में बदलाव ला रहा है तो इससे बड़ा कोई नोबेल प्राइज नहीं होता है। और इसलिए हम जिन दिशा में जाना चाहें तब हमारी प्राथमिकता ये रहे कि आने वाले युगों में हम ऐसी कैसी व्यवस्थाएं विकसित करके दें, ऐसा कैसा विज्ञान, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी लोगों के लिए लाएं जो अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो। और मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट का मेरा तात्पर्य ये रहता है कि उसका दुष्प्रभाव किसी भी प्रकार से न हो, चाहे एनवायरनमेंट पर हो, चाहे क्लाइमेट का विषय हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, या व्यक्ति की जिंदगी हो, या प्राकृतिक संपदा हो। इस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो और हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा हो जो जीरो डिफेक्ट हो, ताकि वो न सिर्फ भारत में ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। और इसलिए हम सिर्फ
खोज करें, नया सोचे, इतने से इनफ नहीं है। हमें इसे सामान्य जन तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने देखा भव्य कैंपस है, लेकिन दो काम मैं आपसे चाहता हूं, और विशेष करके खजाने से नहीं, तिजोरी से नहीं, बजट से नहीं, आप लोगों के अपने प्रयास से। क्या एक कैंपस हिंदुस्तान का सबसे ग्रीनेस्ट कैंपस बन सकता है क्या? मैं देख रहा था कि यहां आते ही एक छोटा सा टीला देखा मैंने, पहाड़ी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन पेड़ नजर नहीं आ रहे। अगर वही ये कंस्ट्रक्शन चलते समय ही साथ साथ कर लिया होता, अब आगे का सुन करके भी ताली बजा रहा। क्या अब हम तय कर सकते हैं कि 2 साल के भीतर भीतर उसे पूरी तरह हम ग्रीन बना देंगे? हर स्टूडेंट अपने परिवारजन आए तो परिचय करने के लिए जाए, हाँ ये मेरा परिवार का एक सदस्य है, ये 5 पौधे मेरे हैं, मैं इसका लालन पालन कर रहा हूं, मेरे माता पिता मुझे मिलने आएंगे तो मैं उनको दिखाने के लिए ले जाऊंगा। देखिए, संकल्प करना होता है। अगर आप संकल्प करें तो हिंदुस्तान का ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, द ग्रीनेस्ट कॉम्प्लेक्स बना करके आप उसको हिंदुस्तान में एक शिरमोर जगह दे सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा विषय है, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ये पूरी तरह ग्रीनरी के संदर्भ में तो ग्रीन बने ही बने, लेकिन एनवायरनमेंट के संबंध में भी ये पूरा भवन सोलार टेक्नोलॉजी, जीरो डिस्चार्ज, इन सारे विषयों को अपने में समाहित करके हम डेवलप कर सकते हैं क्या? ये चुनौतियां हमने सहज रूप से स्वीकार करनी चाहिए, और ये अगर हम करते हैं तो आप देखिए इस कैंपस के साथ अपनापन लगेगा। इसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर दीवार हमें अपनी लगेगी, और जब तक हम उसे पूजा घर के रूप में नहीं देखते हैं, हमारी आत्मा उसके साथ जुड़ती नहीं। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, इमारतों से परिणाम नहीं आते हैं, परिणाम तब आते हैं जब इमारतों के साथ आत्माएं जुड़ती हैं, जीवन समर्पित हो जाता है, तब परिणाम आते हैं। कभी कभार ये भी विवाद रहता है कि उत्तम लेबोरेटरी होगी, उत्तम साधन होंगे, तभी विज्ञान में प्रगति होगी। उसमें सच्चाई है, लेकिन ये भी पहलू है कि आज पूरे दुनिया में भारत का स्पेस मिशन, उसने अपनी एक इज्जत बनाई है, जगह बनाई है। मार्स मिशन में दुनिया में सबसे पहले सफल होने वाले हमारे देश के नौजवान रहे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब स्पेस साइंस में हमारे लोग यहाँ काम शुरू किया गया, तब उसके इक्विपमेंट साइकिल पर उठा करके ले जाए जाते थे और मोटार के गैरेज में काम किया जाता था, और उससे जाकर के आज स्पेस साइंस में हमने जगह बनाई है। उत्तम भवन नहीं थे, उत्तम व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उस समय काम करने वाले लोगों का एक सपना था, मिशन था, समर्पण था, जिसके कारण आज स्पेस के अंदर भारत का झंडा लहरा रहा है। उन लोगों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण लहरा रहा है। और इसलिए हमारे भीतर मुझे कुछ देके जाना है, कुछ करके जाना है, किसी के लिए जी के जाना है। ये भाव जब तक प्रबल नहीं होता है, हम नयापन दुनिया को दे नहीं सकते। मानव जात का एक स्वभाव रहा है, ये निरंतर परिवर्तनशील होता है। हर युग में उसने अपने आप में बदलाव लाया है, खुद ने अब बदलाव में अपने आप को ढाला है।
इनोवेशन अगर बंद हो जाता है तो जीवन स्थगित हो जाता है, व्यवस्थाएं निष्प्राण हो जाती है। व्यवस्थाएं अगर निष्प्राण होती हैं तो जीवन कभी प्राणवान हो नहीं सकता। और इसलिए इनोवेशन ये हर समाज की, हर युग की आवश्यकता है। हमें इनोवेशन का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। और ये आपके इंस्टीट्यूट तो है नाइस सर, यस सर नहीं है। जहां यस सर है वहां विज्ञान अटक जाता है, जहां नाइसर है वहां विज्ञान आगे बढ़ता है। हर बात पर कहता है नो सर, इसका तो कुछ और होना चाहिए। ये जो क्यूरियोसिटी है, ये नया सवाल मन में उठते रहते हैं, वहीं से तो खोज पैदा होती है। क्वेश्चन मार्क ये खोज की जननी बन जाता है, वही गर्भाधान करता है। और इसलिए हमारा यस सर वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, नाइस सर वाला इंस्टीट्यूट है, जो कहेगा नो सर ऐसा होगा। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अगर ये एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो हर चीज नई बनती है। हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं, और ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस का उपाय हमारे पास नहीं है। अब हम उड़ीसा में ब्लैक डायमंड के मालिक हैं, विपुल भंडार भरा पड़ा है हमारे पास। लेकिन दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ब्लैक डायमंड हमारा बोझ बन जाए। क्योंकि दुनिया क्लाइमेट को लेकर के चर्चा कर रही है, फॉसिल फ्यूल के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। क्या हम समय रहते विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करें कि हम कोल गैसिफिकेशन करके हम क्लीन एनर्जी की दिशा में कैसे जाएं, और वो सस्ती टेक्नोलॉजी के दिशा में हमारी इंस्टीट्यूशन कैसे काम करें, हमारे नौजवान कैसे काम करें। हमारे सामने काम है। हमारा समुद्री तट, उड़ीसा का समुद्र तट, हिंदुस्तान का समुद्री तट, ब्लू इकोनॉमी, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं, भारत का जो तिरंगा झंडा है और उसमें एक ब्लू कलर का चक्र है, ये चतुर क्रांति का मार्गदर्शक है। हमें सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन चाहिए, हमें व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए, हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, हमें ब्लू रिवॉल्यूशन चाहिए। जब मैं सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन कहता हूं, एनर्जी का कलर है सैफ्रॉन। मैं व्हाइट रिवॉल्यूशन कहता हूं तब मैं डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, किसान, मिल्क प्रोडक्ट, उसकी बात करता हूं। मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन कहता हूं तब मैं एनवायरनमेंट की बात भी करता हूं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की भी बात करता हूं। और जब मैं ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करता हूं तब हमारा समुद्री संपदा जो है और हमारा जो नीला आसमान है, इन दोनों की ओर हमारा ध्यान रहे। हमारा आसमान नीला कैसे बना रहे, और हमारी समुद्री संपदा जिसको जितनी मात्रा में हमें खोजना चाहिए नहीं खोज पाए हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी,